हेलो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देखते होंगे। फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए हैं क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स की रोज़ डिमांडें बढ़ रही हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम 2 या 3 वीडियो हम रोज़ डालें। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर डाल दें, लेकिन आज ही हम दूसरा वीडियो भी डालने जा रहे हैं और आप उसे देखिए और इसको समझिए। क्योंकि देखिए, ये जो क्वेश्चंस बताए जाते हैं ये सफलता का राज है। सफलता का राज क्या है? किसी भी सब्जेक्ट में लगातार प्रैक्टिस करने से आप ज़रूर सफल होंगे। कोई चीज़ अगर आप उसको प्रैक्टिस में डेली कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, तो आप निश्चित सफल होंगे ही। क्योंकि देखिए, न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ी बच्चों को, बायोलॉजी वाले बच्चों को या जो मैथ नहीं लिए रहते हैं उनको परेशानी होती है, लेकिन इस परेशानी को दूर करना हमारा काम है। इसीलिए हम आपको नए नए रोज़ वीडियो लाता हूँ और उसमें किस तरह से उसको सॉल्व करें और कैसे उसको समझें, इस टेक्निक को हम रोज़ बताते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। रोज़ क्वेश्चंस को दोहराइए और उस टाइप के क्वेश्चन को जब बार बार आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप वो चीज़ याद हो जाएगी और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सारे क्वेश्चन हमको आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन डेली कर लीजिए, ख़ासतौर से फिज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स में थ्योरी, न्यूमेरिकल ये सब रहते हैं, तो आप मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए तो सफलता का राज क्या है? देखिए, 2-3 बातें याद है। एक तो डेली जो हम वीडियो दिखाते हैं या जो आपके सामने लाते हैं उसको पूरा सुनिए और पूरा देखिए। उससे क्या होगा कि आपको नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा, जब आप एक हफ्ते में, मान लीजिए एक हफ्ते में कम से कम 400-500 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ज़रा सोचिए कि एग्ज़ाम आते आते, चाहे वो कंपटीशन का हो चाहे कोई भी हो, कितने सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे। और तीसरा है रेगुलरिटी। रेगुलर हमारे वीडियोस को देखिए, जो पिछले वीडियोस हैं उनको देखिए, क्योंकि डेली मैं नए नए क्वेश्चन लाता हूँ और नए नए सेलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं विजन कुमार पांडे, जो कि प्रतियोगिता के लिए ही क्वेश्चन आंसर या जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे छपते रहते हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण में हो चाहे किसी भी मैगजीन में। आप देख लीजिए, ISPCS वाली मैगजीन में हर महीने हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स छपते रहते हैं। तो बच्चों के डिमांड, लड़कों के डिमांड, जो कंपटीशन दे रहे हैं या जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके डिमांड पर हम ये मेहनत कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो फिर से प्राप्त हों। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए, A mass of 5 kg attached to a spring with a spring constant K, 200 Newton by meter. Calculate the period of oscillation. देखिए, ये इस क्वेश्चन में कोई भी जो है स्प्रिंग से, ये स्प्रिंग है, मान लीजिए स्प्रिंग है, इससे कोई मास अटैच है, जिसका यम वैल्यू कितनी है मास की? यम इज इक्वल टू 0.5 kg और कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है 200 न्यूटन बाई मीटर। तो इसका आवर्तकाल, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब T इज इक्वल टू 2π√m/k। तो इसकी दोनों की वैल्यू रख देंगे तो आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसमें है क्या चीज़? देखिए, क्वेश्चन तो
सीधे फार्मूले पर रखना। लेकिन इसमें समझना क्या है, एक बात ध्यान दीजिए, स्प्रिंग है ये। स्प्रिंग में जो ऑसिलेशन होता है और साधारण पेंडुलम में जो ऑसिलेशन है उसमें डिफरेंस है। इसमें ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेशन होता है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो स्प्रिंग का लगेगा। इसमें T=2π√m/k है, जहाँ की यम क्या है, इसमें जो वस्तु लटकाई गई उसका द्रव्यमान है, और के क्या है, इस स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग लटकाया गया है उसका कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू रख देंगे, यम की वैल्यू रख देंगे, और इस तरह से आपको इसका आवर्तकाल किस टाइम पीरियड के दौरान ये ऑसिलेट कर रहा है, वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, चक्कर मतलब ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा है, ऐसे इस तरह से वो आपको मालूम हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू रख देने पर ये आ गया है, इसकी वैल्यू 0.314 सेकेंड आया है। मतलब एक ऑसिलेशन करने में इसको 0.314 सेकेंड का समय लगता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दूसरा है, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग विल द बॉल लैंड। तो देखिए इसमें आपको कितनी, देखिए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर। तो देखिए हॉरिजॉन्टली किसी बिल्डिंग से, इस तरह से किसी बिल्डिंग से कोई बॉल ऐसे फेंका जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टली ये डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स डिस्टेंस, ये मान लीजिए, और ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। तो आपको निकालना है हॉरिजॉन्टली जो है इसको फेंका जा रहा है कितने मीटर से, वो ये वाई हो गया, इसकी जो है 80 मीटर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग विल द बॉल लैंड, कितनी दूरी पर ये बिल्डिंग के बेस से लैंड करेगा, मतलब गिरेगा। तो देखिए इक्वेशन फॉर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई का, तो इसके लिए आपको ये फार्मूला दिया, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू हाफ GT²। तो ये सब वैल्यू रख दिया। देखिए 80 मीटर इस हाइट है इसकी बिल्डिंग की, तो 80 रख दिया गया, यहाँ 80 रख दिया गया। दिस इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 9.8 होता, इसको रख दीजिए, और T²। तो इससे आपको T की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इससे वैल्यू यहाँ पर रखा गया है, तो T की वैल्यू इसमें आपको आ गई। T की वैल्यू आ गई लगभग 4.04 सेकेंड आ गया इसकी वैल्यू। तो 4.04 सेकेंड ये वैल्यू देखिए ये आ गई। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिंपल सा जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे आप निकाल लेंगे। तो रेंज, टाइम जो डिस्टेंस है वो रेंज है, कितनी दूरी पर वो हॉरिजॉन्टल दूरी तय किया, तो ये रेंज इसको यहाँ लिखा गया है। रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी आपकी दी हुई है 15 मीटर और 15 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी चीज़ अभी हमने समय निकाले 4.04। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा 60.6 मीटर की दूरी पर ये आपको वस्तु गिर गई। तो देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन। देखिए इसमें दो पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। देखिए पहला तो ये है कि ये कोई भी बिल्डिंग है, देखिए ऐसे कोई बिल्डिंग है, यहाँ से ये वस्तु गिराई जा रही है। तो ये y डिस्टेंस है और ये x डिस्टेंस है। तो y इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT² से y इज इक्वल टू हाफ GT²। तो इससे आप t निकाल लेंगे, इस फार्मूले से आप समय निकाल लेंगे, क्योंकि y दिया हुआ है, g की वैल्यू ऑलरेडी मालूम ही है, तो इससे t की वैल्यू। अब उसके बाद ये x निकालना है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको रेंज कहते हैं, x कहिए या r कहिए। तो r इज इक्वल टू
वेलासिटी इंटू टाइम। वेलासिटी भी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड और समय आपको 4.04 के लगभग आएगा। तो ये किस में आएगा? मीटर में आएगा। इसकी मात्रक क्या होगा? मीटर में होगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक ये फार्मूला लगेगा और दूसरा जो है ये फार्मूला लगेगा रेंज के लिए। रेंज सिंपल सा, रेंज आर मतलब डिस्टेंस हो गई, ये वेलोसिटी हो गया और टाइम हो गया। तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर में। तो देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। कोई भी पत्थर किसी भी बिल्डिंग से ऊपर से फेंका जाता है, फेंकने पर उसकी बिल्डिंग की ऊंचाई दी रहेगी, वाई कहिए या एच कहिए, वो ऊंचाई दी रहेगी। तो उससे आप समय पहले निकालें कितने समय में ये नीचे आएगा, ये आ गया। उसके बाद ये कितने दूरी तक तय करेगा हॉरिजॉन्टल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, A car of mass 1000 kg is traveling at a speed of 20 meter per second. Calculate the kinetic energy of the car and work required to stop it. कितना वर्क किया जाएगा उसको रोकने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी के E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें सब वैल्यू दी हुई है। कार का मास यम है, इसकी वैल्यू 1000 दी हुई है। वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर, तो 1/2 इंटू 1000 इंटू वेलोसिटी इसकी 20 है, तो 20 का होल स्क्वायर। इससे कर देंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी। तो इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी, देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? ये जूल में आएगी, क्योंकि एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये सब वैल्यू रख देने पर इतनी एनर्जी आपको कार मिलेगी। तो इतना ही कार्य करना पड़ेगा, कार वर्क कितना करना पड़ेगा? जितनी एनर्जी है। तो उसको रोकने के लिए तो या उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर आपको यही आपको कार्य भी करना पड़ेगा। डब्ल्यू की वैल्यू भी यही होगी। तो इस तरह से इसका देखिए ये आंसर आ गया। हम वैल्यू रख करके आपको दिखा दिए हैं। इसमें क्लियर देख लीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर पहले हमने इसकी निकाली काइनेटिक एनर्जी, तो वो जो आया वही इसकी टोटल, ये देखिए इतना जूल आपको इसकी वर्क डन आ जाएगा। तो द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वर्क उसको करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, डब्ल्यू के बराबर यहाँ होगा और इसका मात्रक किसमें होगा? जूल में होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कार चली, जिस वेग से चली तो इसलिए उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आप कार करेंगे तभी वो कार क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए आपको अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम हर एक ढंग का अलग टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास ला रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये देखिए क्या लिखा, इन ए वैक्यूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लाइट इज ट्रू। वैक्यूम मतलब निर्वात है, उसमें कौन सा ये स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ये दिए हुए हैं, देखिए ये सब स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। लाइट ट्रेवल स्लोअर इन द वैक्यूम देन इन एयर, लाइट हैज़ द सेम स्पीड इन अ वैक्यूम एंड इन वाटर, लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, लाइट हैज़ नो स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहाँ कहीं कोई भी हवा नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, माध्यम के कारण ही लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है उसके कारण। तो ये ध्यान रखिए, लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ किस में चलती है? वैक्यूम में चलती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन अदर मीडियम। तो वैक्यूम में आपको क्या होगी? सबसे ज़्यादा, इसका सी आंसर होगा, बाकी सब गलत हैं।
तो देखिए यहाँ हमने आंसर भी लिख दिया है, आप इसे देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। देखिए ये सारे वीडियो जो हमने ऐसा बनाया है कि आप इसके क्वेश्चन भी पढ़िए और साथ ही साथ उसका मैंने सलूशन भी लिख दिया है, टाइप करके पूरा सलूशन लिखे हैं, जिससे कि आप उसको पढ़ भी लेंगे। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट दिया है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? इसमें स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन वैक्यूम बिकॉज देयर इज नो मीडियम टू स्लो इट्स डाउन, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है जो कि स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर देती है, कम कर देती है। देखिए जब सूर्य से प्रकाश चलती है तो बहुत सारे रास्ते में उसके बाधाएं आती हैं, जैसे हवा, वायुमंडल जो पृथ्वी का है वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी प्रक्रियाएं वो जब सूर्य से चलती हैं तो होती हैं, जिसके कारण उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए अगर वहाँ पूरा निर्वात हो, कोई भी ऑब्स्टिकल ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, तो लाइट की वेव सबसे ज़्यादा होगी। तो याद रखिए वैक्यूम में लाइट ट्रेवल फास्टर दैन इन अदर मीडियम्स। वैक्यूम में जो है लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन ए वैक्यूम, यही इसका आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा। याद रखने की चीज़ें ये देखिए, भूलना नहीं चाहिए। जैसे ABCD उसी तरह से लाइट जब भी वैक्यूम में चलेगी तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें कोई और माध्यम नहीं है जो लाइट की स्पीड को कम या अधिक कर सके, इसलिए सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी लाइट की किस में होगी? वैक्यूम में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड at an angle of 30 to a horizontal to move 10 kg block along the frictionless surface. What is the horizontal component of the force? देखिए ये है, कोई भी ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया जाता है, ये देखिए F। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल है तो एक हो जाएगा F cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका ऊपर की तरफ सीधा ये हो जाएगा F साइन थीटा। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक और इसको कहते हैं ऊर्ध्व घटक। ये देखिए ऊर्ध्व घटक। बल क्या लगाया गया है? F लगाया गया है इस ब्लॉक पर। ये देखिए ब्लॉक है, इस पर बल लगाया गया कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज घटक F cos थीटा और दूसरा F sin थीटा। तो हमें क्षैतिज घटक निकालना है। समझ में आ रहा है? तो समझ में देखिए इसमें क्या है, क्षैतिज घटक मतलब F cos थीटा निकालना है। तो बस जो वैल्यू है उसमें रख दीजिए। तो देखिए यहाँ हमने सॉल्व भी किया है इसका। F cos थीटा Fx, देखिए F cos थीटा, तो ये देखिए Fx इज इक्वल टू F cos। F कितना दिया हुआ है? 50 न्यूटन। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो इसमें यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा आप जानते ही हैं। इसमें वैल्यू रख देने पर 50 cos 30 की वैल्यू √3/2 होता, √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो फिर से ध्यान दीजिए, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। एक बल लगा हुआ है, देखिए किसी भी वस्तु पर एक बल लगा और वो बल कितने एंगल पर लगा हुआ? 30 डिग्री पर, यहाँ 30 डिग्री पर लगा हुआ। तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल ये घटक F cos थीटा और दूसरा जो है F sin थीटा। तो बस यही इसका मान निकालना हमें। F की वैल्यू इसमें दी हुई है। F की वैल्यू कितनी दी हुई? 50 न्यूटन का ये जो बल F जो लगा हुआ है 30 डिग्री पर, उसकी वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन यहाँ रख दें। cos 30 डिग्री का वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से इसमें वैल्यू रख देंगे F cos 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में यहाँ तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले हैं, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में या वर्टिकल कंपोनेंट निकाला जाए। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चंस की डिमांड है, उसमें क्या क्वेश्चन का क्या मतलब। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल मांग अगर पूछ रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिएगा, मतलब क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक पूछ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, तो ऊर्ध्व घटक निकालिएगा। तो इसमें ध्यान रखते हुए ही करिएगा। कभी कभी गलती क्या कर देते हैं बच्चे कि
कुछ पूछता कुछ और है, आंसर कुछ और दे देते हैं और उसका यूनिट भी सही नहीं लिखते, तो पार्ट वाइज नंबर वो कट जाते हैं। तो कंपटीशन में भी जो बच्चे बैठते हैं ये सब चीज़ें बहुत ही, देखिए न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए। ध्यान रखिए, पैनी मतलब कहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है उसको आपको फार्मूले में रखना है, तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये अलग ढंग का क्वेश्चन था। एक बल यफ लगा जो कि 30 डिग्री पर है और फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब यहाँ फ्रिक्शन घनत, इसमें घर्षण बल नहीं लग रहा है। अगर घर्षण बल भी लगता तो म्यू आ जाता, वहाँ पर घर्षण गुणांक आ जाता, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर हो जाता। आर जहाँ के रिएक्शन है तो अलग क्वेश्चन हो जाता, लेकिन यहाँ घर्षण लेस मतलब कि कोई यहाँ घर्षण का बल लग ही नहीं रहा, तब इसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकाला जा रहा है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, तो आपको हम और भी क्लियर कर देंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस रोज़ निकल रहे हैं और अब तो डिमांड इतनी बढ़ गई है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 या 3 वीडियो डेली डालें। लेकिन अभी हम 1 ही या 2 वीडियो डाल पा रहे हैं समय की कमी के कारण। इसलिए जो पिछले वीडियो हैं उसे भी आप देखते रहिए, वो सब एक दूसरे से आप कनेक्टेड हैं और उसको जब देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये असर्शन का क्वेश्चन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। देखिए ये आपका कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए ये तो सही कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, एकदम क्लियर है, ये तो सही है। अब दूसरा रीजन क्या दे रहा है इसका, क्यों ऐसा है। देखिए क्यों ऐसा, रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो देखिए गलत है, क्योंकि केवल काइनेटिक एनर्जी केवल मास पर ही डिपेंड नहीं कर रही है। देखिए मास एम पर ही डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही है। तो देखिए पहला जो असर्शन है वो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये क्यों है, इसका रीजन ये जो दे रहा है वो गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली, ये देखिए ये सब पकड़िए, देखिए ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ओनली मतलब कि केवल मास पर ही डिपेंड करे, नहीं, ये गलत है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी केवल मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि किस पर डिपेंड कर रही है, मास एंड वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो यही देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ये दिया रहेगा असर्शन क्या फार्मूला है या किस पर। देखिए काइनेटिक एनर्जी में दिया ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये चीज़ है। लेकिन ये है किस कारण, ये गलत है, उसका रीजन भी दे दिया। यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से आप देख रहे हैं कि ये दो बातों पर डिपेंड कर रही है, एक मास पर भी और उसके वेलोसिटी पर भी। क्योंकि वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी और मास नहीं होगा तो भी एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मास एम इज इक्वल टू 0 रख दी तब भी एनर्जी नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों बातों पर निर्भर कर रही है। तो देखिए इसके जो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं उसमें आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही। देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अब ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए बोथ ये गलत है। फिर बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ ये सही है। देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, अब यहाँ भी देखिए गलत है, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं है। देखिए ये भी ध्यान दीजिए, ए एंड आर ट्रू दोनों सही नहीं है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज नॉट, ये देखिए इसका दूसरा पोर्शन सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि देखिए ए और आर बोथ सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर दिया है ना, आर में क्या रीजन दिया है कि काइनेटिक डिपेंड्स ओनली ऑन द
मास ऑफ द, क्योंकि डिपेंड्स ओनली ऑन द मास, ये जो सब लिख दिया ओनली ये गलत हो गया, तो इसलिए ये भी कन्फ्यूजन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट थर्ड वाले में देखते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है। देखिए ये सही है, क्योंकि ए तो सही है लेकिन आर जो है गलत है। फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत है। तो ये और ये सब गलत हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ए जो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ये ए सही है, ए में ये लिख रहा है, लेकिन उसका जो रीजन दे रहा था वो गलत दे रहा था, तो इसीलिए आर जो है वो गलत हो गया। तो आप देखिए तीनों चारों क्वेश्चंस का जो विकल्प दिया, एक क्वेश्चन का जो विकल्प दिया है उसमें कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो लड़के इसको देखिए ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ेंगे नहीं तो सब गलत हो जाएगा। तो देखिए कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो देखिए इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, न कि रटने वाली चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि देखिए काइनेटिक, सिंपल सा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, एकदम ये करेक्ट है। लेकिन जो दूसरा रीजन इसका दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली, देखिए इसमें केवल एक शब्द ओनली के कारण ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी केवल मास पर डिपेंड करता है, ये गलत है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी केवल मास ही पर नहीं बल्कि वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब ए सही, ए करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया, और जबकि सी जो है, अरे रीजन आर जो है ये गलत हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या विकल्प का क्या आंसर होगा? इसका सी आंसर, इसका ये सही होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत कंपटीशन में आते रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये मैचिंग है। देखिए ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, किसमें? एसआई यूनिट में, मतलब कि MKS पद्धति में दिए हुए हैं। तो एसआई यूनिट में दी हुई है, और ये मैच करना है आपको किसका क्या यूनिट होगी। देखिए क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, प्रेशर है, एनर्जी है, चार्ज है। तो बहुत ही इसमें ध्यान से देखिए करिएगा। तो पी का आप खुद देखिए, पी जो है क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो यहाँ पी की जगह क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। फिर देखिए क्यू प्रेशर, क्यू में क्या दिया हुआ? प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? आप जानते ही हैं, पास्कल होती है। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, पी का क्यू का 1 हो गया। अब आर का देखिए, आर क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं एनर्जी का मात्रक जूल होता है। तो ये 2 हो गया। और यस चार्ज है, चार्ज मतलब कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये इसका 3 हो गया। तो देखिए P4 Q1 R2 और S3। फिर से आप इसको समझ लीजिए बहुत ही ध्यान से और सोचते समझते हुए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो होते हैं, लोग सोच समझते हैं कि बहुत इजी है क्वेश्चन, लेकिन उसी में गलती कर जाते हैं, किसी का किसी से मैच करा देते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ सावधानी क्या बरतनी है और सतर्क क्या रहना। देखिए इलेक्ट्रिक करंट ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट P वाला है, तो P के साथ कौन सा मैच करेगा? 4, तो 4 लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर Q है, तो Q का किसके साथ मैच करेगा? 1 पास्कल का। फिर तीसरा है एनर्जी R, R किस में इसका मात्रक क्या होगा? जूल, तो 2 आंसर हो जाएगा। और चौथा चार्ज है, तो इसके लिए कूलाम हो जाएगा। तो इस तरह से इसके चारों आंसर आपको बैठा देना है। तो P1 आपको देख देना है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें चारों जो विकल्प दिए हुए हैं वो आप इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। तो अभी हमने जो दिखाया है आपको, क्या क्या दिखाया है देख लीजिए। P का किसके साथ? इलेक्ट्रिक करंट का 4 हो गया एम्पियर। Q का किसके साथ? प्रेशर है, तो प्रेशर का 1 हो गया। फिर एनर्जी R का किसके साथ है? एनर्जी की मात्रक 2 हो गया, जूल हो गया। और यस चार्ज जो हो गया वो कूलाम हो गया। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, मतलब कि ये आंसर सही है, ए का आंसर सही है।
तो इन सब के साथ ए का आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें दिमाग कितना लगाना पड़ता है। दिमाग ये लगाना पड़ता है कि कौन सा किसके साथ सही मैच कर रहा है। अगर एक भी उल्टा सीधा हो गया तो आपका पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ये सावधानी बरतनी है। ये लगता तो है आसान, लेकिन अगर इसमें एक भी इधर का उधर या उधर का हो गया तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अब देखिए, अब आपको इस पूरे क्वेश्चंस का सारांश बताते हैं कि इसमें कैसे सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने दिए जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं न्यूमेरिकल, उसमें केवल फार्मूला, इसमें क्या आपको लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, मतलब आपको उसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। दूसरा जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, तो दूसरे में आपको केवल बुद्धि लगा करके। तीसरा जो है मैचिंग वाला है, मैच करना वाला। तो इसमें आपको देखिए बार बार हमने आपको बताया कि ये आपको जो सफलता का राज हमने कहा, देखिए क्यों सफल होते हैं, सफल कैसे हों, किसमें, फिजिक्स में सफल कैसे हों। तो इसका ट्रिक जो है ये है, क्या ट्रिक है, पहले तो आप इसका क्वेश्चन पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन को पढ़िए, उसी क्वेश्चन में आंसर दिए रहते हैं, उसी क्वेश्चन में आपको आंसर दिए रहते हैं। और उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कहीं कोई एक छोटी सी गलती आपको पूरे नंबर से वंचित कर देगी, क्योंकि कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग जितना आप सही किए रहेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसका बहुत सिंपल सा आपको हमने ट्रिक बताया कि रोज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, और जो हमारे वीडियो आप देखते हैं उसको भी अगर अच्छी तरह से आप देखिए, खुद देख लीजिए आप। 8-10 क्वेश्चन जो मैंने बताया, आज तो 2-2 वीडियो हम डाले हुए हैं, तो जो क्वेश्चन बताएं उस अलग अलग ट्रिक के हैं। तो जब अलग अलग ट्रिक के होंगे तो आपके अलग अलग मेथड होंगे, अलग अलग फार्मूले होंगे, तो आपका पूरा माइंड 360 डिग्री से घूमेगा। जब 360 डिग्री से घूमेगा माइंड, तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आप उसमें सफल भी होंगे। तो सफल कैसे हों उसका आपको हमने बताया ही। उसका एक ही ट्रिक है कि रोज़ प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस ही एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप 100% मार्क्स पा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से पहले इस पूरे वीडियो को पहले ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने सारे वीडियो हम डाल रहे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो। और क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप रोज़ करेंगे, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं करने तो मेहनत बेकार हो जाएगी। दिन रात कुछ लड़के क्या होते हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12 18-18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नंबर नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत कम मेहनत करके 4-5-6 घंटे पढ़ के और ट्रिक के साथ पढ़ करके बहुत ज़्यादा नंबर पाते हैं। उसका एक ही राज है कि क्वेश्चन करिए, न्यूमेरिकल करिए, डिफरेंट टाइप के चैलेंजिंग क्वेश्चन करिए, जो कि हमारे वीडियो में आपको भरपूर मिल जाएंगे, और टेक्निक भी मिल जाएगी आपको कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हम करते जाते हैं। तो आप उसमें, हमारी गारंटी है कि ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उसको भी आप एक बार देखिए, क्योंकि कोई कोई लंबे वीडियो हो जाते हैं, कोई कोई छोटे वीडियो भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें जितने भी क्वेश्चन डाले जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आइकन बेल को दबा देंगे, तो आप देखिएगा कि एक दिन आप खुद ही हमारे वीडियो को बिना देखे आप आएंगे। क्योंकि ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं आप ही लोग की ज़बरदस्त डिमांड के कारण ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया
कि आज से नहीं करीब 40 साल से मैं विजन कुमार पांडे इस साइंस में ख़ास तौर से कंपटीशंस की बुकों में आर्टिकल्स भी छपते रहते हैं। प्रतियोगिता की जितनी भी PCS IAS की किताबें हैं उसमें आप खुद देखिएगा, हमारे नाम से बहुत सारे आर्टिकल्स छपते हैं। और फिज़िक्स के तो आप जानते ही हैं कि 30-40 साल से मैं इसमें कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और उसकी टेक्निक बताता रहता हूँ, उसका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। तो धन्यवाद बेटे। आपको पुनः मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।